भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। अनुवादक विकास झा। इस चैनल पर प्रस्तुत सामग्री विचार और राय उनके लेखकों के हैं और ज़रूरी नहीं कि वे हमारे विचारों और राय को प्रतिबिंबित करें। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय अथवा संस्था के विरुद्ध मानहानिकारक खंड को बनाने अथवा किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। इसलिए चैनल में शामिल ऐसी किसी भी सामग्री के लिए चैनल कोई भी दायित्व नहीं लेगा। किसी भी नुकसान अथवा अन्य देनदारियों के उत्पन्न होने की स्थिति में केवल लेखक ही सामग्री के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रस्तुत है भाग 29, जो कि अंतिम भाग है, अल्पसंख्यक और दलित। अल्पसंख्यक और दलित। सभ्यता का पहला कानून यह है कि दूसरों की स्वतंत्रता को कायम रखा जाए। फ्रेडरिक शिलर। 27 मई 1964 की दोपहर को जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु की खबर दिल्ली में फैली, अमेरिकी स्नातक छात्र ग्रेनविली ऑस्टिन ने भी यह सुना। ऑस्टिन भारतीय संविधान के निर्माण पर एक शोध पत्र लिख रहे थे और इस तरह उनकी इस बात में एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा दिलचस्पी थी कि नेहरू किन मूल्यों के साथ खड़े थे। वे सीधे तीन मूर्ति भवन पहुँचे, जहाँ गमगीन भारतीयों की एक भारी भीड़ खड़ी थी। जैसा कि ऑस्टिन ने अगले दिन अपनी डायरी में लिखा कि सभी अंदर जाना चाहते थे, लेकिन वे इंतजार करने के लिए तैयार थे। भीड़ वहाँ अनुशासित तरीके से खड़ी थी और कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री के कर्मचारी कूटनयिकों और मंत्रियों को एक एक कर ले जा रहे थे। वहाँ आने वाली हस्तियों में डॉक्टर सैयद महमूद भी शामिल थे, जो एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे और नेहरू के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जेल में भी साथ रहे थे। दूसरे लोगों की तरह ही उन्हें भी अपनी कार से उतरना पड़ा और वे भी प्रधानमंत्री आवास के सामने के ढलान नुमा मैदान से होकर बढ़े। ऑस्टिन ने देखा महमूद रो रहे हैं और निचली जाति से ताल्लुक़ रखने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कैबिनेट मंत्री जगजीवन राम उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। वाकई यह नेहरू की कल्पनाओं के भारत का एक प्रतीकात्मक दृश्य था। एक अछूत व्यक्ति एक मुसलमान समुदाय के व्यक्ति को ढांढस बंधाता हुआ एक सवर्ण हिंदू के आवास की तरफ ले जा रहा था। मुसलमानों और अछूतों की कुल आबादी आज़ाद भारत की आबादी की 1/4 थी। सन 1947 से पहले दो नेताओं ने बड़ी गंभीरतापूर्वक कांग्रेस के इस दावे को चुनौती दी थी कि वह पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती है। पहले नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने तर्क दिया कि गांधी और नेहरू की पार्टी सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे नेता थे पूर्व की अछूत माने जाने वाली जाति से आने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने कांग्रेस पर चुभने वाला आरोप लगाया था कि कांग्रेस सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि सिर्फ ऊंची जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि इन दावों का कड़ा विरोध किया गया। गांधी खुद अम्बेडकर के राजनीति में प्रवेश से काफ़ी पहले से छुआछूत का विरोध करते चले आ रहे थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी थी। महात्मा ने कहा था कि स्वराज सही अर्थों में तभी आ पाएगा जब यह जाति, धर्म और लिंग के भेद से परे सभी हिंदुस्तानियों के लिए आए। ये ऐसी प्रतिबद्धताएं थीं जो नेहरू ने गांधी से हासिल की थीं। हालांकि कई दूसरे मामलों में वे एक छोटे शिष्य की तरह गांधी के सिद्धांतों से विचलित भी हो जाते थे। अपने बुद्धिजीवी सहयोगियों के साथ नेहरू भारत को गांव आधारित उद्योगों की बजाय औद्योगिकरण की आधुनिक राह पर ले गए, जबकि गांधी चाहते थे कि भारत में गांव आधारित उद्योगों का विकास हो। लेकिन जब अल्पसंख्यकों और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की बात आई तो वे महात्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। उनका राष्ट्रवाद एक ही साथ समग्र समाज की चिंता भी करता था तो दूसरी तरफ सबके अधिकारों की बात भी करता था। गांधी से प्रेरित और नेहरू द्वारा निर्देशित भारतीय संविधान ने छुआछूत को दूर कर दिया और धर्म के मामले में राज्य की निरपेक्षता की व्यवस्था की। संविधान के तहत ऐसी ही व्यवस्था की गई, लेकिन सवाल यह था कि व्यवहार में ये किस प्रकार काम कर रहा था। नए नए आज़ाद हुए देश के सामने जितनी भी चुनौतियां आईं, उसमें ये चुनौती सबसे कठिन थी। क्योंकि देश में हिंदुओं की बहुसंख्या थी
और राजनीति में भी वे प्रभावशाली थे। इसलिए एक नए भारत की परिकल्पना की परीक्षा इसी कसौटी पर होनी थी कि यह विभिन्न समुदायों के भारतीयों के अधिकारों और उनकी आज़ादी का कितना ख्याल रखता है। पाकिस्तान के विचार के पीछे का तर्क यह था कि अल्पसंख्यकों को हिंदू वर्चस्व से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि पाकिस्तान का निर्माण उन इलाकों को मिलाकर किया गया जहां यह समस्या वजूद में ही नहीं थी। सन 1947 के बाद मुसलमानों की विशाल आबादी पूरे प्रायद्वीपीय भारत में फैली हुई थी, जैसा कि वे पहले भी थी। हालांकि लाखों करोड़ों मुसलमान देश के बंटवारे के बाद सरहद पार कर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन फिर भी उनसे भी कहीं ज़्यादा तादाद ऐसे मुसलमानों की थी जिन्होंने हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला किया था। पाकिस्तान के गठन के बाद उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। दुर्भाग्यवश यह दृष्टिकोण उन दो लोगों का भी था जिन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनमें से एक थे बंगाल के मुस्लिम लीगी नेता एच.एस. सुहरावर्दी और दूसरे थे संयुक्त प्रांत के उनके समकक्ष चौधरी खलीकुज्जमा। 10 सितंबर 1947 को आज़ादी और बंटवारे के महज एक महीने बाद सुहरावर्दी ने खलीकुज्जमा को भयाक्रांत होकर लिखा था कि भारतीय संघ में मुसलमानों की चिंता करने वाला कोई नहीं रह गया है, वे बिल्कुल असहाय हैं। यह शत्रुता की भावना पाकिस्तान के निर्माण के साथ और बढ़ गई जब लाखों की तादाद में हिंदू और सिख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए। अब सुहरावर्दी को यह डर सताने लगा कि अब भारत में बदले की आग भड़क उठेगी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों का विनाश हो जाएगा। जहाँ तक खलीकुज्जमा की बात थी तो वे दुखपूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत का बंटवारा यहाँ के मुसलमानों के लिए घातक हुआ है और लंबे समय के लिए सोचा जाए तो पूरे मुस्लिम जगत के लिए घातक है। उनके हितों और उनके जीवन की सुरक्षा के लिए सुहरावर्दी ने दोनों देशों के लिए समझौते का एक मसौदा तैयार किया, जिसके तहत दोनों आज़ाद मुल्कों के बीच इस संबंध में सहयोग और पारस्परिक सहायता की घोषणा की जानी थी। इस समझौते के मुताबिक दोनों ही देश अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जताते और एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी नहीं करते। सुहरावर्दी ने गांधी से इस घोषणा के बारे में सहमति ले ली, लेकिन वे जिन्ना की सहमति लेने में नाकाम रहे। वे जिन्ना से भारतीय संघ के असहाय और अभागे मुसलमानों के सुरक्षा की खातिर भीख मांगते रहे, लेकिन जिन्ना ने अपनी सहमति नहीं दी। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि पाकिस्तान के गठन ने हिंदू सांप्रदायिक ताकतों में नई जान फूंक दी। आरएसएस और उनके सहयोगी अब ये तर्क दे सकते थे कि मुसलमान इस देश का गद्दार है और उसने मुल्क का बंटवारा कर दिया है। इन हिंदू चरमपंथियों के दृष्टिकोण में मुसलमानों को या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए या गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए था। बंटवारे के बाद आरएसएस की ताकत अचानक बढ़ती चली गई। हालांकि गांधी की हत्या ने इस पर रोक जरूर लगाई, लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में यह संगठन लगातार एक खास प्रभाव कायम करने में सफल होता गया। सच्चाई तो यह है कि सत्ताधारी कांग्रेस में भी हिंदू वर्चस्ववादी लोग पर्याप्त संख्या में मौजूद थे, जो पूरी तरह नए आज़ाद देश के प्रति मुसलमानों की स्वामी भक्ति को लेकर निश्चिंत नहीं थे। कुछ लोग तो इसमें ऊंचे पदों पर आसीन थे। बिहार के गवर्नर ने जमशेदपुर के नामी इस्पात कारखाने के मालिक को चेतावनी दी कि उनके मुस्लिम कर्मचारी पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वे कारखाने की मशीनों को क्षति पहुंचा सकते हैं। शहर में इस तरह की दूसरी अफवाहें जोरों पर थीं, लेकिन कारखाने के मालिक अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने सार्वजनिक सूचना जारी की। उनका मुस्लिम कर्मचारियों को निकालने या कर्मचारियों के बीच मनमुटाव पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। भारतीय मुसलमानों का असुरक्षा भाव सन 1950 में एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए सर्वेक्षण में साफ तौर पर व्यक्त हुआ। उसने जिन जिन मुसलमानों से बात की थी वे उत्तर और पश्चिमी भारत के शहरों के बासिंदे थे और शक और भय के वातावरण में जी रहे थे। एक ने कहा कि हमें पाकिस्तानी जासूस के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरे ने कहा कि हिंदू इलाके में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वे हमारी बहू बेटियों का अपहरण और बलात्कार कर सकते हैं। एक तीसरे ने कहा कि हिंदू समुदाय के लोग मुसलमानों को जब कोई सामान बेचते हैं तो वे भारी कालाबाजारी कीमत वसूलते हैं। मुसलमानों पर जो भी लोग
पूरी तरह विश्वास नहीं करते थे, उनमें भारत के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल भी थे। पटेल को याद था कि मुसलमानों की बहुसंख्या ने 1946 में उन इलाकों में भी मुस्लिम लीग को वोट दिया था जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले थे। जब मुल्क का बंटवारा हो गया और दो अलग अलग देशों का निर्माण हो गया तो वे उन मुसलमानों के प्रति शंकालु बने रहे जो हिंदुस्तान में रह गए थे। जनवरी 1948 की शुरुआत में लखनऊ में अपने दिए गए एक भाषण में पटेल ने कहा कि आप ही के शहर में द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत का जन्म हुआ था, क्योंकि ये यूपी के ही मुस्लिम बुद्धिजीवी थे जिन्होंने दावा किया था कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है। अब जिन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला नहीं किया था, उनके लिए महज भारत के प्रति स्वामी भक्ति की घोषणा ही काफ़ी नहीं थी, बल्कि उन्हें अपनी घोषणा का व्यावहारिक सबूत भी देना था। बाद में उसी साल पटेल के गृह मंत्रालय के सचिव ने दूसरे विभागों के सचिवों का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा कि वर्तमान में पाकिस्तान के साथ संबंधों के संदर्भ में सुरक्षा के एक आयाम पर ध्यान देना आवश्यक है। इस बात के बढ़ते हुए सबूत हैं कि मुसलमानों का एक तबका भारत सरकार के साथ सहानुभूति नहीं रखता। ऐसा खासकर भारत की कश्मीर और हैदराबाद नीति की वजह से है और वह तबका पाकिस्तान के साथ सक्रिय सहानुभूति रखता है। ऐसे सरकारी कर्मचारी सूचनाओं के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो सकते हैं और खासकर अपने संबंधियों के प्रभाव में आकर शक पैदा करने वाले काम कर सकते हैं। ऐसा संभव है कि सरकार के मुसलमान कर्मचारियों में कुछ इस कोटि से संबंध रखते हों। साफ है कि वे प्रशासन के ताने बाने में एक खतरनाक तत्व की भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि वे किसी विश्वसनीय सूचना या कार्य के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता या उन्हें कोई अहम पद नहीं सौंपा जा सकता। इसी उद्देश्य के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने मंत्रालय और अधीनस्थ विभागों में ऐसे मुस्लिम कर्मचारियों की सूची तैयार करें जिनकी स्वामी भक्ति संदेह के दायरे में हो या जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हों। इस सूची को विभाग अध्यक्ष या किसी उच्च अधिकारी द्वारा सतर्कतापूर्वक तैयार और छंटनी किया जाना चाहिए और ख़ास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि किसी संदेहास्पद व्यक्ति को उच्च पदों पर नियुक्त या संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंच को रोका जा सके। ये बात खास तौर पर ध्यान में रखी जानी चाहिए कि इस कार्य में बदले की कार्रवाई न हो और किसी सही आदमी को इसका शिकार न बनाया जाए। सिर्फ उपयुक्त मामले ही इस सूची में शामिल किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति देश के प्रति स्वामी भक्त है और जिसका काम संतुष्टिजनक है, उसे कभी भी यह एहसास नहीं होना चाहिए कि उसका काम बहुसंख्यक समाज के लोगों से जरा भी कमतर है। उसे हर हाल में इसका भरोसा दिलाए जाने की आवश्यकता है। यह एक असाधारण पत्र था जिसने अगर जानबूझकर फंसाने की कोशिश नहीं तो इस होड़ को जरूर जन्म दिया कि भारत सरकार में कार्यरत देश के प्रति गैर स्वामी भक्त मुस्लिम कर्मचारियों की खोज की जाए। यहाँ पर हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों की स्थितियों पर जरा गौर करें। उस संगठन में भारी तादाद में मुसलमान कर्मचारी कार्यरत थे जिनके जिम्मे मध्यकालीन भारत की महान इमारतों की देखभाल का जिम्मा था। जब यह पत्र शिक्षा सचिव के मार्फत ASI के महानिदेशक को मिला तो उसने अपने अंचल प्रमुखों को निर्देश दिया कि उन मुस्लिम कर्मचारियों की सूची बनाई जाए जो भारतीय संघ के प्रति स्वामी भक्त हैं और जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। उसके बाद अंचल अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों का गुप्त रूप से परीक्षण किया, जिसकी रिपोर्ट फिर से विभाग मुख्यालय को भेजी गई। उस घटना के आधी सदी बीत जाने के बाद वह रिपोर्ट पढ़ने में बहुत दिलचस्प और अजीब लगती है। कई विभागाध्यक्षों ने रिपोर्ट दी कि वे निजी तौर पर किसी कर्मचारी को अविश्वसनीय नहीं मानते, लेकिन उन पर उन कर्मचारियों के तबादले के लिए दबाव डाला गया जो नाजुक पदों पर बहाल थे। बीजापुर में सेना इन्फेंट्री इकाई के एक मेजर ने लिखा कि गोल गुंबज का कस्टोडियन अर्थात देखरेख करने वाला अविश्वसनीय व्यक्ति है। इसकी वजह यह थी कि उसका कोई रिश्तेदार हैदराबाद में रहता था जो भारतीय संघ में विलय से इनकार कर रहा था। उसके बाद उस कस्टोडियन का सुदूरवर्ती इलाके में कन्हेरी की गुफाओं में तबादला कर दिया गया। सबसे विस्तृत रिपोर्ट आगरा स्थित उत्तरी अंचल के अधीक्षक ने दी, जिसके अधीन ताजमहल और फतेहपुर सीकरी की इमारतें आती थीं। उसने 28 कर्मचारियों की सूची बनाई जिनके संबंधी पाकिस्तान पलायन कर गए थे।
इनमें से उसने 5 ऐसे कर्मचारियों की पहचान की जिनकी स्वामी भक्ति भारतीय संघ के प्रति संदेहों से मुक्त नहीं थी और जो मौका मिलने पर या किसी खास पद दिए जाने के बाद भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। उसमें से एक आगरा किले में बुकिंग क्लर्क था, जिसका भाई, बेटा और माँ हैदराबाद चले गए थे, अर्थात सिंध चले गए थे। हैदराबाद सिंध में भी है। दूसरा एक सुरक्षा प्रहरी था जिसकी पत्नी कराची में थी। ताजमहल के दूसरे सुरक्षा प्रहरी के 2 बेटे और एक बेटी कराची में रहते थे। पुरातत्व विभाग के उस अधीक्षक ने अन्य 7 कर्मचारियों के बारे में लिखा कि वैसे तो वे संदेहास्पद नहीं लगते, लेकिन वे पाकिस्तान में रह रहे अपने संबंधियों के प्रभाव में आकर सूचनाओं का आदान प्रदान जरूर कर सकते हैं। 20 अक्टूबर को गृह सचिव ने फिर से एक पत्र लिखा जिसमें उन अधिकारियों के बाबत जानकारी हासिल करने की बात कही गई थी जिनके नज़दीकी संबंधी पाकिस्तान में रहते थे। अब चूंकि बंटवारा हुए कई महीने बीत चुके थे, इसलिए गृह सचिव के पत्र में कहा गया कि अब उनके संबंधियों को पाकिस्तान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके विपरीत दोनों देशों के बीच तनावयुक्त संबंधों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाएं प्रथम दृष्टया भारत के प्रति गैर वफादार ही मानी जाएंगी। पत्र में कहा गया कि जिन कर्मचारियों के संबंधी पाकिस्तान में थे उन्हें 1 महीने के भीतर भारत लाना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय ने इस प्रक्रिया में दोषियों की सूची मांगी जिन पर एक एक कर देश हित में अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी थी। एक बार फिर से गृह सचिव के निर्देश पर एएसआई के महानिदेशक द्वारा अपने अंचलाध्यक्षों को पत्र भेजा गया और एक बार फिर से सबसे विस्तृत रिपोर्ट आगरा अंचल से ही आई, जो इस संबंध में निर्देश पाकर कुछ खुश हुआ और उसे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अवसर मिलता प्रतीत हुआ। वह खास तौर पर ताजमहल के वंशानुगत खादिमों के प्रति खार खाए हुए था, जिनकी कुल संख्या 18 थी। ये खादिम 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा नियुक्त किए गए थे और इनके पद को अंग्रेजों ने भी मान्यता दे रखी थी। अंचल अधीक्षक की राय में वे सब शत्रु के दूत सरीखे लगते थे जो अपने बारे में पूरी सच्चाई बयान करने के प्रति अनिच्छुक थे। उनमें से कम 6 खादिमों के परिवार के लोग अभी भी पाकिस्तान में थे। एक खादिम अपने परिवार के साथ सरहद के उस पार ज़्यादा समय तक रह गया था। उसे निलंबित कर दिया गया और उसे आदेश दिया गया कि वह सर्दियों और गर्मियों की अपनी वर्दी तथा उसके पास रखी तमाम सरकारी वस्तुएं विभाग में जमा करे। पुरातत्व विभाग का अधीक्षक एक दूसरे खादिम को भी निलंबित करना चाहता था जो चुपचाप पाकिस्तान पलायन करने से पहले आगरा की अपनी संपत्ति बेच देना चाहता था। अधीक्षक ने एक तीसरे खादिम को भी निशाना बनाना चाहा था जिसने उत्साहपूर्वक तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि अपने परिवार के सदस्यों को पाकिस्तान से भारत बुलाना चाहा था। आगरा संयुक्त प्रांत में पड़ता था जहाँ के मुसलमान वाकई अंदर से बटे हुए थे। पंजाब के मुसलमान थोक के भाव सरहद पार पलायन कर गए थे। बम्बई और दक्षिण भारत के बहुत सारे मुस्लिम बुद्धिजीवी अपनी मर्जी से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन श्रमजीवी मुसलमानों का वर्ग भारत में ही रह गया था। पाकिस्तान उनके लिए बहुत दूर और एक अजूबा प्रदेश था जहां उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करना मुश्किल भरा काम था। लेकिन यूपी के मुसलमान उर्दू बोलते थे जो पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा थी और वे सरहद से बहुत दूर भी नहीं रहते थे। वे महज एक ट्रेन पकड़कर उस पार जा सकते थे। उनमें से बहुत सारे चले गए जबकि बहुत सारे भारत में ही रह गए। यूपी के मुसलमानों का लगभग हर एक परिवार बटा हुआ था और एएसआई के कर्मचारी भी इसके अपवाद नहीं थे। पुरातत्व विभाग के आगरा अंचल के अधीक्षक को उन कर्मचारियों से जाहिर तौर पर कोई सहानुभूति नहीं थी जिनके परिवार वालों का वह दुश्मन क्षेत्र का मानता था। उसने अपने अधीनस्थों से कहा कि या तो वे उन्हें वापस लाएं या नहीं तो परिणाम झेलने को तैयार रहें। शमसुद्दीन नाम के एक खादिम ने, जिसका पूरा परिवार पाकिस्तान में था, अपने आका के शक को तब पुख्ता कर दिया जब उसने अपना मकान बेच दिया। 8 दिसंबर 1948 को दिए गए एक आवेदन में शमसुद्दीन ने कहा कि उसका पाकिस्तान जाने का तनिक भी विचार नहीं है। उसके मकान बेचने की 4 वजहें थीं। नंबर 1, अपने संबंधियों से लिए कर्ज का भुगतान करना। नंबर 2, उसकी बेटियों की शादी होनी थी और उसे अपने चपरासी की नौकरी में पैसे का निवेश करना था। नंबर 3, शरणार्थी किराएदार उसके मकान का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और इससे पहले कि मकान की हालत और ख़राब हो जाए उसका बेच दिया जाना ही उपयुक्त था। और नंबर 4,
और चूंकि उसके बेटे उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए उसे अपने अंतिम संस्कार के लिए भी पैसों का इंतजाम करना था। लेकिन शमसुद्दीन के जवाब से पुरातत्व विभाग का अधीक्षक संतुष्ट नहीं था। उसने उसे भारत संघ के प्रति स्वामी भक्ति के और सबूत पेश करने को कहा। 13 जून 1949 के नोट से पता चलता है कि उस खादिम ने पाकिस्तान की यात्रा की और अपने साथ अपनी 2 कुंवारी बेटियों को ले आया था। वह अपने साथ अपनी एक मृत बेटी के 2 बच्चों को भी ले आया था, जिस पर वह अपना हक जता सकता था। अगर उन वर्षों के भारत सरकार के रिकॉर्ड कभी उपलब्ध हुए तो आसानी से पता चल सकता है कि सरकारी अधिकारियों के दबाव में कराए गए इस तरह के वफादारी के शपथ पत्रों की घटना आम थी। एक विद्वान ने हाल ही में गुजरात के अर्ध शुष्क इलाके कच्छ के एक मुस्लिम धर्म प्रचारक का बयान हासिल किया है। उस बयान में मुख्य आयुक्त से कहा गया है कि हम भारत सरकार के प्रति वफादार हैं और अगर पाकिस्तान सरकार भारत पर हमला करती है तो हम भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक देने को तैयार हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के कुछ चुनिंदा कर्मचारियों की वफादारी की जांच के बारे में अपनी सहमति दी थी या नहीं, लेकिन हम इतना तो जानते ही हैं कि मुसलमानों की स्थिति पर उनका दृष्टिकोण सरकार में नंबर 2 अपने मंत्री के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग था। जैसा कि उन्होंने पटेल को लिखा कि वे महज इस आधार पर मुसलमानों से बदला लेने और भारत के मुसलमानों को दंडित करने की बात की आलोचना करते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तर्क से मैं जरा भी प्रभावित नहीं हूँ। मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ कि बदला लेने और दंडित करने की यह नीति भारत और पाकिस्तान दोनों को ही बर्बाद कर देगी। एक तरफ जहां गृहमंत्री इस बात की मांग कर रहे थे कि मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करनी होगी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री यह जिम्मा भारतीय राज्य को दे रहे थे, जिसकी यह संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि वह अपने सभी नागरिकों और ख़ास तौर पर मुसलमानों को सुरक्षा का एहसास दिलाए। नेहरू ने अपने विचार और ख़ास तौर पर नेहरू ने अपने विचार पटेल से भी व्यक्त किए और अपने पत्रों के श्रृंखला में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ऐसा ही लिखा। बंटवारे के 3 महीने बाद उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि हमारे देश में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है और उसकी तादाद इतनी बड़ी है कि वे चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक मौलिक तथ्य है जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती। पाकिस्तान की तरफ से जो भी उकसावे की कार्रवाई हो या वहाँ के अल्पसंख्यकों को जिस किसी भी अमानवीयता और आतंक से गुजरना पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्य तरीके से पेश आना है। हमें उन्हें पूर्ण सुरक्षा देनी है और उन्हें एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को मिलने वाली सभी तरह के अधिकार मिलने चाहिए। अगर हम ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो हमारे देश में एक बजबजाता हुआ फोड़ा पैदा हो जाएगा जो आने वाले वक्त में हमारी पूरी राजनीतिक प्रणाली को ख़त्म कर देगा। उसी पत्र में वे आगे ध्यान दिलाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी नागरिक सेवाओं को सांप्रदायिक राजनीति के विषाणु से मुक्त रखें। यह एक ऐसा विषय था जहां नेहरू को आवश्यक रूप से आना ही था। झगड़े का एक मुद्दा संपत्ति से भी संबंधित था, जहां कुछ जगहों पर अति उत्साही सरकारी अधिकारी मुसलमानों से कह रहे थे कि वे हिंदू और सिख शरणार्थियों के लिए अपनी संपत्ति खाली कर दें। प्रधानमंत्री ने गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें चेतावनी दी कि वे बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम देशवासियों के मन में अनिश्चितता का वातावरण और असुरक्षा की भावना पैदा करने से बाज आएं, क्योंकि इसका दूरगामी परिणाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी होगा। इससे विदेशों में हमारी छवि प्रभावित होगी। महज कुछ एक घर और दुकान पर कब्जा करने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा गलत तरीके से किया गया तो हमारी साख जरूर प्रभावित होगी और हमें इसकी भारी क्षति उठानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि इस संबंध में पाकिस्तान भड़काऊ रवैया अपना रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम पाकिस्तान का तौर तरीका और उसके आदर्शों को नहीं अपना सकते। उन्होंने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत में अपनी आस्था जताकर खुलेआम अपने आप को एक इस्लामिक राज्य होने का ऐलान कर दिया है। हम उस सिद्धांत को खारिज करते हैं और अपने आप को एक सेक्युलर राज्य कहते हैं जहां उसके सभी निवासियों के धर्म की पूरी सुरक्षा है। हमें अपने आदर्शों और अपनी घोषणाओं के प्रति अडिग रहना है। सबसे बड़ी बात, गांधी जयंती के अवसर पर हमें याद रखनी चाहिए कि गांधी जी ने हमें क्या सिखाया था और क्यों उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी थी।
सन 1951-52 में चुनाव अभियान के दौरान नेहरू ने सांप्रदायिक संगठनों को खास तौर पर अपने निशाने पर रखा। वह चुनाव भारत को हिंदू पाकिस्तान न बनने देने के मुद्दे पर लड़ा गया और जीता गया था। फिर भी नेहरू उन हिंदुस्तानियों के अधिकारों के प्रति चिंतित थे जिनकी संस्कृति और जिनका विश्वास बहुसंख्यक समाज के विश्वासों और संस्कृति से अलग था। उनकी खास चिंता सत्ता और प्रशासन में मुसलमानों की बहुत कम संख्या को लेकर भी थी। देश की सुरक्षा सेवाओं में शायद ही कोई मुसलमान अधिकारी बचा था और सचिवालय में भी उनकी संख्या बहुत नहीं थी। उनकी राय में यह हर एक समूह और हर एक व्यक्ति में उचित साझेदारी की भावना पैदा करने में हुई नाकामी का नतीजा था। उन फायदों और मौक़ों में पूर्ण साझेदार होने की मनोदशा में नाकामी थी जो आज़ादी के बाद पैदा हुई थी। उन्होंने उस वक्त अपने मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि अगर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, स्थायी और मजबूत राष्ट्र बनना है तो हमारा पहला काम यह होना चाहिए कि हम अपने अल्पसंख्यकों को बिना भेदभाव के उनका उचित हिस्सा प्रदान करें और इस तरह से उन्हें भारत में पूर्ण रूप से पारिवारिक एहसास दिलाएं। मुसलमानों के जाने माने नेता जो भारतीय संघ में रह गए थे वे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अपने महान प्रतिद्वंदी मोहम्मद अली जिन्ना के उलट मौलाना इस बात में यकीन रखते थे कि गैर हिंदू समाज के लोग भी एकीकृत भारत में शांति और सम्मान के साथ रह सकते हैं। नेहरू ने अपने खास अंदाज में विद्वतापूर्वक मौलाना आज़ाद के बारे में लिखा कि वे हिंदुस्तान में धीरे धीरे विकसित हुई एक उच्च स्तरीय गंगा जमुनी संस्कृति के खास और विशेष प्रतिनिधि हैं। वे उन बहुत सारी संस्कृतियों के मिले जुले रूप हैं जो एक के बाद एक हिंदुस्तान में नदियों की तरह आती गई हैं और अपने आप को भारतीय जीवन में समाहित करती गई हैं। मुल्क के बंटवारे में आज़ाद को बहुत तकलीफ हुई थी। इसे अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य की नाकामयाबी मानते हुए उन्होंने अपने आप को दलगत राजनीति से दूर कर लिया। वैसे भी वे एक जननेता से ज़्यादा एक विद्वान और बौद्धिक नेता ही थे। उन्होंने आज़ाद भारत की सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद संभाला और साहित्य, संगीत, नृत्य और कला के क्षेत्र में कई अकेडमियों को बढ़ावा दिया। उनकी उम्र और उनके मिजाज ने हालांकि उन्हें ज़्यादातर दिल्ली तक ही सीमित रखा। कांग्रेस पार्टी का एक और नौजवान सदस्य जो सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका तलाश रहा था उसका नाम था सैफ तैयब जी। तैयब जी एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। कांग्रेस के शुरुआती अध्यक्षों में से एक के पोते और खुद कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लौटे तैयब जी कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम जनमानस के बीच एक आधुनिक पुल का निर्माण करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। सन 1955 में उन्होंने प्रभावशाली उर्दू अखबार इंकलाब में कई लेखों की एक श्रृंखला लिखी जो बाद में अंग्रेजी में द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया अर्थात भारत में मुसलमानों का भविष्य के नाम से प्रकाशित हुई। सन 1952 के चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस को थोक के भाव में मत दिया था जिसे वे नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी दलों से बेहतर समझते थे। तैयब जी की राय में मुसलमानों को भारत की प्रमुख पार्टी को वोट देने के अलावा भी कुछ करना चाहिए। उन्हें उस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए और उसकी नीतियों को भी प्रभावित करना चाहिए। सैफ तैयब जी ने लिखा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संस्था है जो राष्ट्रीय परिषद राज्यों से चुनकर आए निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी है। राज्यों के प्रतिनिधि जिला और तालुकों से चुनकर आए हैं। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए महज 4 आने की रसीद लेनी होती है। पूरे भारत में फैले हुए मुसलमान सभी जिलों में कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं ताकि संगठन के ऊंचे दर्जे के कांग्रेसी नेताओं के चुनाव को प्रभावित कर सकें। तैयब जी की राजनीतिक रणनीति इसी तरह की थी, लेकिन उन्होंने अपने हम मजहबों से भी ये आग्रह किया था कि वे देश के सांस्कृतिक जीवन के साथ अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। एक राष्ट्रभक्त भारतीय के रूप में उनकी राय थी कि एक नई भारतीय संस्कृति जिसका जन्म हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध, बहुलतावादी और ऊर्जावान हो सके, और ऐसा तभी संभव है जब यह सभी संभावित स्रोतों से अपनी जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त कर सके। दूसरे भारतीयों की तरह ही मुसलमानों को भी इसके निर्माण में सक्रिय हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हमें यह मान लेना चाहिए कि नई भारतीय संस्कृति को उन उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा जो 11वीं सदी के बाद से लेकर
अंग्रेजों के आने से पहले तक विकसित हुई हैं। इससे सभी भारतीयों का नुकसान होगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय मुसलमानों की ही होगी। तैयब जी के दूसरे सुझावों में यह शामिल था कि मुसलमानों को मानविकी विषयों में पढ़ाई करने की जगह तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हासिल करनी चाहिए। ऐसा करके वे शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ से अपने आप को बचा सकते हैं। जहाँ तक मानविकी विषयों की पढ़ने की बात है, तो उन्होंने अपनी इस्लामिक संस्कृति को एक आदिम शुद्धता के रूप में बनाए रखने की आलोचना की। उर्दू के खात्मे पर मर्शिया गाने के बजाय उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी का ही इस देश में भविष्य है। उन्होंने कहा कि उर्दू को और भी समकालीन बनाया जा सकता है अगर इसके साहित्य को देवनागरी में उपलब्ध करवा दिया जाए और नई पनप रही हिंदी में उर्दू के उचित शब्द या मुहावरे जोड़ दिए जाएं। एक तरफ मौलाना आज़ाद और तैयब जी जैसे लोग मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़ने का काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कई ऐसे भी लोग थे जिनकी राय थी कि मुसलमानों को अपने आप को बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अलग संगठन की ज़रूरत है। अक्टूबर 1953 में बुद्धिजीवियों और पेशेवरों का एक समूह की अलीगढ़ में बैठक हुई, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक पार्टी के गठन पर चर्चा हुई। इस बैठक के एजेंडे में मुसलमानों के अल्पसंख्यक अधिकार और उनको इस देश में सम्मानजनक जिंदगी मुहैया करवाने संबंधी विषय शामिल थे। उनकी चिंताओं में विधायिका और उच्च नौकरशाही में मुसलमानों का कम प्रतिनिधित्व शामिल था। इस बैठक की अध्यक्षता कलकत्ता के एक पूर्व मेयर कर रहे थे, जिसने दावा किया कि अगर मौजूदा हालात जारी रहे तो भविष्य में सिर्फ आर्थिक पंगुता, सांस्कृतिक विनाश या विघटन और राजनीतिक दास्ता ही मुसलमानों को हासिल हो पाएगी। 6 महीने बाद दिल्ली के जामा मस्जिद में भाषण देते हुए यूपी जमायत के सचिव ने भारत सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह गैर लोकतांत्रिक और हिंदू परस्त सरकार है। उसने कहा कि वक्त आ गया है कि भारत के मुसलमानों एक हों और अपने आप को भविष्य की किसी त्रासदी से बचाने के लिए एक नेतृत्व के अधीन गोलबंद हों। सितंबर 1951 में मद्रास में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अर्थात IUML का गठन किया गया। इसका नाम और इस पार्टी का संविधान दोनों ही साफ तौर पर बता रहे थे कि इस पार्टी का विभाजन के पूर्व की मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं है, परंतु जैसा कि इसके नाम से थोड़ा बहुत भ्रम हो रहा था, इस पार्टी के संविधान में कहा गया कि पार्टी भारतीय मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक और आर्थिक और अन्य न्यायपूर्ण अधिकारों और हितों की सुरक्षा और इंतजाम के लिए आवाज़ उठाएगी। साथ ही इसने यह भी कहा कि यह भारतीय संघ की स्वतंत्रता और सम्मान को कायम रखने और उसकी सुरक्षा के लिए भी कटिबद्ध रहेगी। कई सालों के बाद हैदराबाद में शहर के मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक पार्टी का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन। मजलिस ने सन 1957 के चुनाव में अपने कई उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन उसे महज एक सीट पर कामयाबी हासिल हुई। उस तुलना में IUML केरल के अपने इलाकों में ज़्यादा कामयाब रही, जहां इसने 1960 में हुए मध्यावधि चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल की। सन 1957 में लिखते हुए WC स्मिथ ने इस बात पर गौर किया था कि इस्लाम के इतिहास में भारतीय मुसलमान इस मायने में अनूठे किस्म के थे। उनकी संख्या काफ़ी विशाल थी, लेकिन फिर भी वे अपने किसी राज्य में नहीं रहते थे। ईरान, इराक, पाकिस्तान या तुर्की के मुसलमानों के उलट वे दूसरे धर्म के लोगों की विशाल संख्या के साथ एक नए भारतीय गणराज्य में अपनी नागरिकता साझा करते थे। वे दुनिया में मुसलमानों का एकमात्र ऐसा समूह थे जिसके बारे में ये बात सच थी या कभी सच हुई थी। भारत के मुसलमान एक विशाल संख्या वाले अल्पसंख्यक थे, लेकिन उनकी स्थिति नाजुक थी। वे हिंदू सांप्रदायिकता के खतरे और पाकिस्तान के भड़काऊ कदमों के साए में जीते थे। पाकिस्तान के नेता सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ाते थे और चाहते थे कि भारतीय मुसलमान अपने राज्य के प्रति गैर वफादारी के लिए प्रोत्साहित हों। आमतौर पर भारत के मुसलमान भारत पाकिस्तान संबंधों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान द्वारा अपने अल्पसंख्यकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के शिकार थे। इस तरह एक भी हिंदू जो पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आता था या सीमा पर होने वाली झड़प
या नहर पानी विवाद या फिर शरणार्थी संपत्ति का मामला भारतीय मुसलमानों के जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव डालता था। दूसरी समस्या भी बंटवारे से ही संबंधित थी। ये समस्या थी एक विश्वसनीय मध्यवर्ग की कमी। बंटवारे के वक्त या उसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम नौकरशाह, वकील, विद्वान, डॉक्टर और अन्य उद्यमी एक नए इस्लामिक मुल्क की तरफ पलायन कर गए थे। वे इस उम्मीद में वहाँ गए थे कि वहाँ अपने सुनहरे भविष्य के ख्वाब को पूरा कर सकेंगे, जहाँ कोई हिंदू प्रतिस्पर्धी नहीं था। जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए थे वे ज़्यादातर श्रमिक वर्ग के गरीब थे, जिन्होंने किसानों, मजदूरों और दस्तकारों की खासी संख्या थी। वे एक बौद्धिक और उदार नेतृत्व की खोज में छटपटा रहे थे। जैसे कि एक संवेदनशील ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा कि यह बंटवारे के दुष्परिणामों में से एक था कि बंगाल में मुस्लिम अधिकारी बड़ी संख्या में पाकिस्तान चले गए थे। इस वजह से पश्चिम बंगाल का मुस्लिम अल्पसंख्यक नौकरशाही और अन्य जगहों में बिना किसी प्रतिनिधित्व के रह गया था। संकट की घड़ी में सहायता और सुरक्षा के लिए उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। इसका एक आंशिक अपवाद कश्मीर में था, जहां 1947 से लेकर 1953 तक शेख अब्दुल्ला के शासनकाल में मुसलमानों को जमीन खरीदने, व्यवसाय करने और अपने आप को शिक्षित करने का प्रोत्साहन दिया गया था। शेख के शासनकाल में किए गए कुछ दूरगामी सुधारों में लड़कियों के लिए शिक्षण संस्थान खोलना भी शामिल था। श्रीनगर का विमेंस कॉलेज पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मशहूर हो गया। हालांकि दूसरी जगहों पर मुसलमान शारीरिक श्रम ही करते थे और शिक्षा, व्यवसाय, विधायिका और प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व चिंताजनक ही रहा। दूसरी तरफ भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने एक सेक्युलर राज्य बनाने की कोशिश की और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच देश से जुड़ाव पैदा करने की कोशिश की। जाहिर तौर पर यहाँ भी नेहरू ही मुख्य भूमिका अदा कर रहे थे, लेकिन उनका सहयोग कांग्रेस के दूसरे नेता भी कर रहे थे, जिन्होंने गांधी के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जब सन 1956 में अहमदाबाद की गलियों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और बेकाबू होने लगी, तो वहाँ के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने शांति और अमन चैन की बहाली के लिए अनिश्चितकालीन अनशन का सहारा लिया। आंशिक तौर पर इसकी एक वजह धर्मनिरपेक्षता में उनका वास्तविक विश्वास था, तो एक वजह कूटनीतिक भी थी। भारत के नेताओं को दुनिया के समक्ष अपनी उदार छवि पेश करनी थी, ताकि कश्मीर के मसले पर उनका दावा कमज़ोर न दिखे। देश के अंदर मुसलमानों पर हमले से भारत का कश्मीर पर दावा कमज़ोर पड़ सकता था। फिर भी यह कोई छोटी बात नहीं थी कि देश के हिंदू नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता और मानवीयता के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ बहुसंख्यक हिंदू जनता के स्वाभाविक और संभावित गुस्से को नियमित करने में अथवा संयमित करने में कामयाबी हासिल कर ली। बंटवारे के तुरंत बाद कुछ लोगों ने भयानक हिंसा की भविष्यवाणी की थी, जो भारत के मुसलमान अल्पसंख्यकों का खात्मा कर देती। इसके उलट, जैसा कि मुशीरुल हसन ने लिखा है कि सन 50 के दशक में देश का सांप्रदायिक तापमान अपेक्षाकृत कम था। उस हिंसक तूफान के गुजर जाने के बाद एक लंबा विराम था और साफ तौर पर सांप्रदायिक घटनाओं के घटने का क्रम जारी था। हालांकि दोनों समुदायों के बीच जमीन पर शक और तनाव का वातावरण जरूर था और कई दफ़ा हिंसक घटनाएं भी हो जाती थीं, लेकिन जिस तरह सन 20, 30 या 40 के दशक में भयावह दंगे हुए थे, वैसा देखने को नहीं मिला। सन 50 के दशक का संघर्ष धर्म पर आधारित नहीं था, बल्कि यह भाषा, नस्ल, वर्ग और जाति पर आधारित था। लेकिन सांप्रदायिक हिंसा में आया वह विराम सन 1961 में जबलपुर दंगे में खत्म हो गया, जिसमें करीब 50 लोग मारे गए। इसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, लेकिन यह घटना उस घटना की तुलना में कुछ भी नहीं थी जो सन 1963-64 की सर्दियों में श्रीनगर के हज़रत बल मस्जिद से मोहम्मद साहब के बाल की चोरी हो जाने के बाद घटी। उस घटना के बाद बड़े पैमाने पर दंगा भड़क उठा और सुदूर पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर श्रृंखलाबद्ध हमले किए गए। वहाँ से हजारों हिंदू शरणार्थी भागकर भारत आ गए और उन पर हुए अत्याचार की कहानियों ने देश का सांप्रदायिक तापमान ऊंचा कर दिया।
उसके जवाब में मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए। उस दंगे में कलकत्ता और उसके आसपास करीब 400 लोग मारे गए, जिसमें करीब 3/4 मुसलमान थे। इसमें से कुछ हिंसा की घटनाएं तो ऐसे लोगों द्वारा शुरू की गई थीं जो अनधिकृत झुग्गी झोपड़ी को नष्ट कर उस पर कब्जा करना और उसे बेच देना चाहते थे। इस्पात नगरी जमशेदपुर और राउरकेला से भी भारी हिंसा की खबरें आईं, जिसमें करीब 1000 लोग गायब हो गए। इसमें भी ज़्यादातर मुसलमान ही थे। उस समय तक मुल्क के बंटवारे को 2 दशक बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी यादें जिंदा थीं। मद्रास के एक मुस्लिम नेता ने तीखी टिप्पणी की कि सन 1963-64 की हिंसक घटनाएं उसी भय को दोहराती हैं कि पाकिस्तान में जो भी घटनाएं घटेंगी उसका सीधा असर भारत के मुसलमानों पर पड़ेगा, खासकर तब जब वहाँ की घटनाओं की अतिरंजित तस्वीर भारतीय प्रेस द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और वे लोग और पार्टियां जो मुसलमानों के प्रति शत्रुता का भाव रखती हैं इसका हर कीमत पर फ़ायदा उठाना चाहेंगी। मुसलमानों की ही तरह अछूत कही जाने वाले जातियों के लोग भी पूरे देश में फैले हुए थे। उन्हीं की तरह वे भी भयंकर गरीबी, कलंक और उच्च जाति की हिंसा के साए में अपनी जिंदगी बिता रहे थे। वे गांव में काम करते थे और सबसे निचले दर्जे के व्यवसायों में लगे हुए थे। वे खेतिहर मजदूर, नौकर, मोची और मरे हुए जानवरों को उठाने और कूड़ा बीनने जैसा काम करके अपनी गुजर बसर कर रहे थे। हिंदू रूढ़िवादिता और शोषण के चाबुक तले उनकी स्थिति ऐसी बना दी गई थी कि उनके संपर्क में आने भर से ऊंची जातियों के लोग अपवित्र हो जाते थे। देश के कुछ इलाकों में उनको देखना भी अपवित्र होने जैसा माना जाता था। उनको जमीन और जल संसाधनों से वंचित कर दिया गया था। उनका मकान गांव से बाहर होता था। अंग्रेजी राज में इन अछूतों के लिए जरूर कुछ अवसर पैदा हुए थे जिससे वे गांव के अत्याचार से मुक्त हो सकें। उनको सेना में बहाल किया गया और उन्हें कारखानों और शहरी इलाकों में नौकरियां नसीब हुईं। हालांकि यहाँ भी उनसे सबसे ज़्यादा शारीरिक श्रम और सबसे स्तरहीन काम ही लिया जाता था। गांधी ने इन अछूतों को हरिजन या ईश्वर की संतान का नाम दिया था। भारत के संविधान में ने छुआछूत का उन्मूलन कर दिया और इन अछूत जातियों को एक अलग अनुसूची में वर्गीकृत किया। इसीलिए इन्हें अनुसूचित जाति कहा गया। हालांकि 50 के दशक में गांव के बारे में किए गए तुलनात्मक अध्ययन बताते हैं कि छुआछूत की प्रथा पहले की ही तरह बरकरार रही। अनुसूचित जातियों के पास अभी भी जमीन पर अधिकार नहीं था या न के बराबर था और वे सामाजिक और कुछ मामलों में यौन शोषण के शिकार बने रहे। हालांकि ये अध्ययन ये भी बताते हैं कि धीरे धीरे ही सही धरातल पर चीज़ें बदल रही थीं। देश के कुछ हिस्सों में अनुसूचित जाति के लोग उन कामों को करने से इनकार कर रहे थे जो असम्मानजनक थे। अब वे बेगार करने से मना करने लगे थे और अपनी महिलाओं के साथ ऊंची जाति के पुरुषों के शोषण का विरोध करने लगे थे। अब वे साहस करके ज़्यादा मजदूरी की मांग और कम्युनिस्टों के संरक्षण में जमीन पर हक की बात करने लगे थे। शहरों में निचली जातियों के उभार ने ज़्यादा संगठित तरीके से अपने को व्यक्त किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोत्साहन पर दिल्ली नगर निगम के मेहतरों ने, जो वाल्मीकि जाति से संबंध रखते थे, अपना एक संगठन बनाया। अक्टूबर 1953 में इस संगठन ने नगर निगम को 11 मांगें सौंपी। ये मांगें उनके बेहतर प्रशासनिक और बेहतर पारिश्रमिक और काम के हालातों से संबंधित थीं। मेहतरों ने जुलूस निकाला और सभाएं की और उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए टाउन हॉल की तरफ अभियान किया। उन्होंने कई भूख हड़तालें भी कीं और कम से कम एक बार पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। इन विरोध प्रदर्शनों के इतिहासकार लिखते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन महज मेहनताने को लेकर संबंधित नहीं थे, बल्कि ये वाल्मीकियों के श्रम के मूल्य और उनके मान सम्मान से भी संबंधित थे। अछूत कही जाने वाली जातियों के लेखकों की बड़ी तादाद में सामने आ रही आत्मकथाएं भी सन 50 के दशक को उथल पुथल भरा समय बताती हैं। जातीय पूर्वाग्रह और जातीय भेदभाव हर जगह जारी था, लेकिन उसे अब चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। विरोध शुरू हो चुका था और सामाजिक प्रतिरोधों के द्वारा यह व्यक्त किया जा रहा था। इसे सामाजिक गतिशीलता के नए अवसरों से मदद मिल रही थी। ऐसा पहला अवसर शिक्षा थी। आज़ादी के बाद स्कूल और कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ था। कानूनन सीटों की एक खास फीसदी
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। कई राज्य सरकारों ने अपनी नीतियों के द्वारा वंचित जाति के घरों से आने वाले बच्चों के लिए वजीफ़ों की घोषणा की थी। जहां भी संभव हुआ उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और इस तरह पहली पीढ़ी के शिक्षितों की एक पूरी पीढ़ी तैयार होती गई। एक आकलन के मुताबिक जहां आज़ादी के पहले दशक में स्कूली शिक्षा में 2 गुना बढ़ोतरी हुई, वहीं पूर्व के अछूत जातियों के बच्चों की संख्या में 8 से 10 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। यूनिवर्सिटी स्तर पर भी पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा अनुसूचित जाति के छात्र पढ़ रहे थे। सामाजिक गतिशीलता का दूसरा रास्ता सरकारी नौकरी थी। कानून के मुताबिक सभी सरकारी और सरकार समर्थित संस्थाओं में 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए लोगों के लिए आरक्षित थीं। सन 1947 के बाद देश में नौकरियों के विशाल अवसर पैदा हुए। सचिवालय, सरकारी स्कूल, अस्पताल, कारखाने और बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं में बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा हुईं। हालांकि सही आंकड़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज़ादी के शुरुआती 2 दशकों में सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए दसियों लाख नौकरी के अवसर पैदा हुए। ये स्थायी नौकरियां थीं जो सेवानिवृत्ति तक कायम रहने वाली थीं। इन नौकरियों में पेंशन और स्वास्थ्य सेवाएं भी थीं। सैद्धांतिक रूप से आरक्षण की यह व्यवस्था सरकार में सभी स्तरों पर थी, लेकिन व्यवहारिक रूप में पहले निचले स्तर के पदों को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से तेजी से भरा गया। सन 1966 तक हालांकि वरिष्ठ प्रशासनिक नौकरियों में निचली जाति के लोगों की संख्या महज 1.77% थी, लेकिन क्लर्क की नौकरी में उनकी संख्या 8.86% और चपरासी और दफ्तरियों की नौकरी में उनकी संख्या 17.94% तक थी। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संसद और विधानसभाओं में भी की गई, जहां उनके लिए 15% सीटें आरक्षित की गई। इनके अलावा सार्वभौम वयस्क मताधिकार ने इस बात को सुनिश्चित किया कि वे दूसरी अन्य गैर आरक्षित सीटों पर भी चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकते थे। देश के बहुत सारे हिस्सों में अनुसूचित जाति के लोगों ने चुनाव के द्वारा उनको उपलब्ध कराए गए मौक़ों का भरपूर फ़ायदा उठाया। जैसा कि आगरा के एक निचली जाति के नेता ने पाया कि भले ही उसके समर्थक चुनावी जटिलताओं को न समझते हों, लेकिन वे वोट की ताकत को बखूबी समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने इसे सभी संदर्भों, राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय चुनावों में बखूबी समझा। सन 50 के दशक में ऐसी खबरें सामने आईं कि अनुसूचित जाति के लोग पंचायत चुनावों में ऊंची जाति के जमींदारों की हार सुनिश्चित करने के लिए चुनावी गठजोड़ कायम करने लगे थे। उन्हें मत के रूप में सौदेबाजी की ताकत का एहसास हो गया। उदाहरण के लिए यूपी के एक गांव में एक मोची ने ऊंची जाति के उम्मीदवार से कहा कि वो उसे वोट दे सकता है, बशर्ते वह उसके घर के पिछवाड़े से मरे हुए जानवरों को रखने की जगह को गांव से बाहर कहीं स्थानांतरित कर दे। सरकार के द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों से अनुसूचित जातियों की एक खासी तादाद लाभान्वित हुई। अब खेतिहर मजदूरों के बच्चे भी सांसद बन सकते थे। जिन लोगों ने चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी हासिल की थी, वे भी अब अपने बच्चों को संभ्रांत भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हुए देख सकते थे। लेकिन इन सकारात्मक कदमों ने एक नए प्रकार के पूर्वाग्रह को भी जन्म दिया। इन सकारात्मक कदमों का उद्देश्य जातीय भेदभाव को दूर करना था, लेकिन इसने इससे लाभान्वित होने वाले लोगों को पहले से भी ज़्यादा अपनी मूल जाति में ही स्थिर कर दिया। ऊंची जातियों में उनके प्रति शक और नाराज़गी भरा भाव था, और कभी कभी इससे लाभान्वित होने वाले लोग भी अपनी मूल जाति के लोगों को हेय निगाह से देखने लगते थे या भूलने की कोशिश करते थे। जैसा कि एक विद्वान ने कुछ निराशाजनक रूप से लिखा कि आरक्षण ने आत्म केंद्रित लोगों के एक समूह को जन्म दिया है जो छोटी मोटी उपलब्धियों से तुरंत संतुष्ट हो गए हैं जो उन्होंने अपने लिए हासिल किया है। सामाजिक गतिशीलता का आखिरी रास्ता देश में हुई विकास की गतिविधियां थीं। औद्योगिकरण और शहरीकरण का मतलब था गांव से बाहर नए अवसरों का पैदा होना। भले ही सरकारी नौकरी की तरह यहाँ भी अनुसूचित जातियों को कम कौशल वाली और कम आकर्षण वाली नौकरियाँ ही नसीब हुईं, घर से बाहर जाने पर उनके मानसिक क्षितिज का विस्तार हुआ। उदाहरण के लिए अगर यूपी का एक खेतिहर मजदूर बम्बई चला गया तो उसने शहर के संग्रहालयों को देखा और गांधार कला शैली के बारे में उसे जानकारी मिली, वगैरह वगैरह। कभी कभी उन्होंने आर्थिक तरक्की भी हासिल कर ली। उदाहरण के लिए आगरा के जाटवों के बारे में हम विचार करें। जाटव मोची का काम करते थे और जूता बनाते थे।
मध्य पूर्व और सोवियत संघ में उनके उत्पादों का बाजार खुलने से उनकी दुनिया ही बदल गई। अब जाटव एक शहरी उद्यमी बन गए जो अब अपना घर बना सकते और खरीद सकते थे। हालांकि बहुत सारे जाटव स्वरोजगार में ही लगे रहे, लेकिन उन्हीं में से कुछ ने अपना कारखाना खोल लिया, जहां उनके श्रमिकों को दी जाने वाली तनख्वाह इतनी ज़्यादा थी जिसकी वे खुद कभी कल्पना नहीं कर पाए थे। सन 1960 में इन कारखानों में काम करने वाला एक अनुभवी श्रमिक 250 रुपया प्रतिमाह कमाता था, जबकि एक कारखाना श्रमिक 100 रुपये प्रतिमाह कमाता था। कम से कम वेतन तो इतना ज़रूर था, जो एक गैर पेशेवर के वेतन से ज़्यादा ही था। हालांकि ये उपलब्धियां सभी को समान रूप से नसीब नहीं हुई, लेकिन बाजार ने उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा में जरूर सुधार लाया था। उनकी मौजूदा दशा 20वीं सदी से पहले की स्थिति से बहुत बेहतर थी, जब ज़्यादातर जाटवों की स्थिति मजदूरों या शहरी नौकरों की थी। मुसलमानों के साथ ही अनुसूचित जाति के लोग भी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक थे। वे भी महात्मा गांधी की पार्टी पर अन्य पार्टियों की तुलना में ज़्यादा भरोसा करते थे। उदाहरण के लिए सन 1957 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 76 सीटों में से 64 पर जीत दर्ज की। साथ ही इसने राज्य की विधानसभा में उनके लिए आरक्षित 469 में से 361 सीटों पर जीत हासिल की। अगर अनुसूचित जातियों के साथ अनुसूचित जनजातियों की सीटें जोड़ दी जाएं, तो हरेक निर्वाचित 4 सदस्यों में से लगभग एक सदस्य वंचित समुदाय में से था। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्री भारी तादाद में उच्च जातियों से थे। इसने नेहरू को भी चिंतित किया। उन्होंने अपने एक वरिष्ठ सहयोगी से कहा कि गैर ब्राह्मणों में से उपयुक्त उम्मीदवार खोजना मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। नेहरू ने अपने सहयोगी से ऐसे उम्मीदवारों का अनुमोदन करने को कहा। फिर उन्होंने खुद ही एक उम्मीदवार खोज लिया। वह मंत्री थीं मद्रास की श्रीमती चंद्रशेखर, जो अनुसूचित जाति से आने वाली एक पढ़ी लिखी सदस्य थीं, जिन्हें नेहरू ने उप मंत्री के रूप में नियुक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ अनुसूचित जाति के मंत्री बिहार से आने वाले जगजीवन राम भी थे। उनका जन्म एक चमार या मोची, पहला शब्द अब प्रतिबंधित है, परिवार में हुआ था और वे अपने गांव के पहले व्यक्ति थे जो हाई स्कूल गए थे और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। स्नातक की पढ़ाई के बाद वे गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए थे और उनके काम और उनकी लगन का पुरस्कार उन्हें आज़ादी के बाद बने कई मंत्रिमंडलों में मंत्री बनाकर दिया गया। जिन मंत्रालयों को उन्होंने संभाला उनमें श्रम, संचार, खनन और रेलवे शामिल थे। जगजीवन राम को एक प्रथम श्रेणी का प्रशासक माना जाता था। हालांकि उनकी जीवन शैली विवादों से रहित नहीं थी, जैसा कि उनकी गांधीवादी जीवन शैली से उम्मीद की जाती थी। हालांकि अनुसूचित जातियों का सबसे करिश्माई नेता कांग्रेस से बाहर ही रहा। उसका नाम था B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में नेहरू मंत्रिमंडल में कदम रखा था, लेकिन बाद में सन 1951 में अपने अनुसूचित जाति महासंघ को जिंदा करने के लिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सन 1952 के चुनावों में उनकी पार्टी बुरी तरह पराजित हुई, लेकिन अम्बेडकर उच्च सदन के लिए निर्वाचित होने में कामयाब रहे। अब तक हिंदूवाद का यह आजीवन विरोधी अब अपने पुरखों के धर्म को छोड़ने की राह खोज रहा था। उन्होंने पहले सिख धर्म, फिर इस्लाम और फिर ईसाइयत में जाने का मन बनाया। आखिरकार अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में अपना ठौर पाया, जिसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी और जो अम्बेडकर के अपने तार्किक और समतामूलक मिजाज से मेल खाता था। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद अम्बेडकर महात्मा बुद्ध के साहित्य में डूब गए। वे महाबोधि सोसाइटी के सदस्य बन गए और उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की वृहद यात्रा की थी। सन 1956 में बंबई में हुई एक जनसभा में अम्बेडकर ने घोषणा की कि साल के अंत तक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाएंगे। बौद्ध धर्म पर लिखी गई उनकी विशाल रचना द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म पहले ही प्रेस में थी। अम्बेडकर चाहते थे कि धर्म परिवर्तन का समारोह या तो बंबई में हो, जहां इसका काफ़ी प्रचार प्रसार होता, या फिर प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ में हो। लेकिन फिर उन्होंने इसका स्थल नागपुर को चुना, जो भारत के मध्य में स्थित था और जहां उनके काफ़ी समर्थक थे। 15 अक्टूबर 1956 को हुए एक रंगारंग कार्यक्रम में उनके साथ बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। इसके 6 सप्ताह के बाद अचानक अम्बेडकर की मौत हो गई।
बम्बई में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ उनके सिर के नीचे बुद्ध की एक प्रतिमा रखी गई। उनकी शव यात्रा में 10 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही अंबेडकर ने एक नई पार्टी के गठन का फैसला किया था। उस पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। यह पार्टी औपचारिक रूप से सन 1957 में अपने अस्तित्व में आई। अंबेडकर की ही तरह इसके नेता और कैडर महार जाति से थे। महार जाति के लोग ही ज़्यादातर अंबेडकर के साथ बौद्ध भी बने थे। नागपुर के इलाके में अंबेडकर महारों के बीच बड़े ऊंचे कद के सम्माननीय व्यक्ति थे। उनके जीवन काल में वे उनका जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाते थे और उनकी बड़ी सी तस्वीर के साथ जुलूस निकालते थे। जब वे भाषण देने कभी शहर आते थे तो कारखानों के श्रमिक भारी तादाद में जमा हो जाते थे। यहाँ तक कि महिलाएं भी इन सभाओं में ऐसे सज धज कर जाती थीं जैसे वे किसी शादी में जा रही हों। उनकी प्रेरणा से महारों ने नाट्य मंडलियों का गठन किया, जिसमें हिंदू रीति रिवाजों और ऊंची जातियों के व्यवहारों की नकल की जाती थी और हास्य प्रस्तुत किया जाता था। वे अंबेडकर के सम्मान में गीत भी गाते थे। एक गीत की शुरुआत कुछ इस तरह से थी: जब से भीमराव अंबेडकर की निगाह गरीबों पर पड़ी है, उस दिन से हमारी ताकत बढ़ गई है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ महारों के इलाके में अंबेडकर को सम्मान हासिल था। पूरे उत्तर भारत में उनकी विद्वता की वजह से उन्हें सम्मान दिया जाता था। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी और उनकी विराट राजनीतिक उपलब्धियां थीं। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस वजह से भी उनको काफ़ी सम्मान हासिल था। उन अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जिन्हें खुद सीखने की लगन थी, उन लोगों में जिन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा हासिल की थी और अपने गांव से बाहर निकले थे, उनके लिए अंबेडकर एक उदाहरण और एक प्रकाश पुंज की तरह थे, जिन्होंने उच्च जातियों के वर्चस्व वाले किलों को तोड़ दिया था और अपने समर्थकों को वैसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अंबेडकर का अपने समर्थकों के लिए नारा था, शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित हो। उन्होंने एक पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो कई स्कूल और कम से कम 2 अच्छे कॉलेज चलाता था। अनुसूचित जाति के लोग जो इन स्कूलों में या किसी अन्य स्कूलों में पढ़ने गए, वे अंबेडकर को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। अनुसूचित जाति के पढ़े लिखे लोगों और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच अंबेडकर के द्वारा लिखी गई किताबें या पर्चे एक आवश्यक पठनीय सामग्री बन गई, जिससे बड़े उत्साह से एक के बाद एक पढ़ा जाता था। ये किताबें एक हाथ से दूसरे हाथ जाती और पढ़वाई जाती। इस तरह एक बंदरगाह पर काम करने वाले श्रमिक के बेटे ने, जिसे सरकारी वजीफे पर बम्बई के सिद्धार्थ कॉलेज भेजा गया था, उसने जब पत्रिकाओं में लेख लिखना और बहसों में हिस्सा लेना शुरू किया तो उसके लेखन और भाषण का विषय हमेशा बाबा साहब अंबेडकर और उनका दलित आंदोलन ही हुआ करता था। यहाँ मैंने अनुसूचित जातियों और जिन अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की चर्चा और तुलना की है, उनमें दलित जातियों के बीच अंबेडकर की उपस्थिति ने बिल्कुल अलग प्रभाव पैदा किया, क्योंकि मुसलमानों के लिए सचिवालयों और संसद में कोई सीट आरक्षित नहीं थी। न ही आज़ाद भारत में उनके पास अंबेडकर के कद का कोई नेता था जो उन्हें अपने जीवन काल या उसके बाद भी प्रेरित कर सके या झकझोर सके। मार्च 1949 में दिल्ली के आसपास के कुछ गांवों से अनुसूचित जातियों के लोग भागकर दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर आ गए और उन्हें उनके गांव से जाट जमींदारों ने खदेड़ दिया था, जो पूर्व के अपने बंधुआ मजदूरों की इस जुर्रत से नाराज थे कि उन्होंने स्थानीय चुनावों में हिस्सा लेने और गांव की आम जमीन पर मवेशियों को चराने की हिमाकत की थी। राजधानी के ठीक हृदयस्थली में इन अवर्ण कहे जाने वाले लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। राष्ट्रपिता की समाधि पर बैठकर और उन्हीं के द्वारा आविष्कृत भूख हड़ताल के तरीकों को अपनाकर उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। उनसे मिलने बड़े बड़े गांधीवादी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों तक को आना पड़ा। उस समय की स्थितियों को जानने के लिए अब हम एक उदाहरण शहरी भारत में घटी एक घटना से लेते हैं। एक नए निर्वाचित दलित सांसद ने अपने गृह शहर सीतापुर के बार एसोसिएशन में सदस्यता के लिए अर्जी दी। उसकी अर्जी को 4 महीनों तक लटकाया गया और उसके बाद उसे कहा गया कि वह सदस्यता तो हासिल कर सकता है, लेकिन उसे गुसल खाने के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी और सिर्फ मुसलमान नौकर ही उसका काम कर सकेगा।
उस सांसद ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से की, जिनके हस्तक्षेप के बाद उसे बिना किसी शर्त के सदस्यता प्रदान की गई। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में अनुसूचित जाति के जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे वे इतने खुशकिस्मत नहीं थे। N.D. काम्बले नाम के समाजशास्त्री ने आज़ाद भारत में अनुसूचित जातियों पर हो रहे सैकड़ों अत्याचारों की घटनाओं की एक फहरिस्त बनाई। यहाँ काम्बले के शोध से कुछ चुनी हुई घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है। अप्रैल 1951 माटुंगा, बंबई में एक श्रमिक शिविर। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के एक समूह ने अंबेडकर के जन्मदिन पर एक नाटक का आयोजन किया। ऊंची जातियों के कुछ नौजवानों ने नाटक में तोड़फोड़ की, कलाकारों को पीटा और मंच को तोड़ डाला। जून 1951 हिमाचल प्रदेश का एक गांव। अनुसूचित जातियों के एक समारोह में राजपूत जमींदारों ने हमला किया। दलितों को लाठियों से पीटा गया, उनके नेताओं को रस्सियों से बांध दिया गया और उन्हें जानवरों के बाड़े में बंद कर दिया गया। जुलाई 1951 बंबई प्रांत के जलगांव जिले का एक ग्रामीण स्कूल। संसद में हिंदू कोड बिल पेश किए जाने को लेकर एक ब्राह्मण शिक्षक अंबेडकर को गालियां देता है। एक दलित लड़का इसका विरोध करता है, जिसकी वजह से उसकी पिटाई की जाती है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। जून 1952 मद्रास प्रांत के मदुरई जिले का एक गांव। एक स्थानीय दुकान पर एक दलित लड़का प्याली में चाय मांगता है। पारंपरिक रूप से उसे नारियल के कटोरे में ही चाय मिलती थी। जब वह प्याली के लिए जिद करता है तो सवर्ण हिंदुओं द्वारा पीटा जाता है और सिर में चोट पहुंचाई जाती है। जून 1957 मध्य भारत के परवानी जिले का एक गांव। बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए लोग मरे हुए जानवरों की खाल उतारने से मना कर देते हैं। हिंदू जमींदारों के द्वारा उनका बहिष्कार कर दिया जाता है, अन्य कामों से वंचित कर दिया जाता है और मारपीट की धमकी दी जाती है। मई 1959 बंबई प्रांत के अहमदनगर जिले का एक गांव। एक बौद्ध शादी के जुलूस को गांव के मुख्य द्वार से घुसने की इजाज़त नहीं दी जाती है। जब वे इसकी जिद करते हैं तो सवर्ण हिंदू पत्थर और तलवारों से उन पर हमला कर देते हैं। अक्टूबर 1960 महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का एक गांव सवर्ण हिंदुओं का समूह दलितों की बस्ती में घुसता है और बुद्ध की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये उदाहरण और इन जैसे ढेरों उदाहरण यही बताते हैं कि पूरी सामाजिक व्यवस्था उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। पूरे भारत में लोकतांत्रिक राजनीति की हवाओं ने दलितों को उनके हक के प्रति ज़्यादा सचेत कर दिया था। वे अब अपना हक जोर शोर से मांगने लगे थे। स्कूलों, कार्यालयों, कारखानों और विधायिकाओं में आरक्षण से सशक्त होकर अपने महान नेता B.R. अम्बेडकर की प्रेरणा से उदाहरण पाकर और सामाजिक बराबरी के संवैधानिक प्रावधानों से प्रोत्साहन पाकर अब वे पुराने जमाने से दूसरों के सामने सिर झुकाने की परंपरा के बजाय प्रतिरोध की पथरीली डगर पर चलने को तैयार थे। कभी कभी इस वजह से वे लोग भड़क उठते थे जो समझते थे कि सामाजिक रूप से श्रेष्ठ हैं। सन 1925-26 की सर्दियों में लेखक आल्डस हक्सले ने ब्रिटिश भारत की लंबी यात्रा की। उसने कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया और आज़ादी की मांग करते हुए भाषणों को सुना। हक्सले को इन आकांक्षाओं से कुछ सहानुभूति थी, फिर भी वह इस बात को लेकर चिंतित था कि ये आकांक्षाएं महज ऊंची जाति के हिंदुओं के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसा कि उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा था। इसमें कोई शक नहीं कि अगर भारतीयों को स्वायत्तता मिलती है तो निचली जाति से संबंध रखने वाली जनता को किसी भी सूरत में तकलीफ ही झेलनी पड़ेगी। जहां उच्च जातियों की निम्न जातियों पर श्रेष्ठता एक धार्मिक परंपरा के तहत मानी गई है, वहां आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ एक शासक जातियां इतने सारे बहुसंख्यकों के प्रति क्या रवैया अपनाएंगी। उनके लिए अधिकारों की बात करना और भी दूर की कौड़ी है। उसके 2 दशक के बाद भारत आज़ाद हो गया और संविधान ने किसी जाति, धर्म, उम्र और लिंग का भेद किए बगैर सबको समानता का अधिकार दे दिया। हकीकत में निचली जातियों को विशेष अधिकार दिए गए। स्कूलों और नौकरियों में उन पर सदियों से किए जा रहे शोषण के एवज में उनकी ज़्यादा पहुंच सुनिश्चित की गई। लेकिन जैसा कि संविधान सभा के एक दलित सदस्य ने कहा कि राज्य का कानून अलग चीज़ है और सामाजिक व्यवहार बिल्कुल अलग। हालांकि जातीय पूर्वाग्रहों का विरोध शताब्दियों से महात्मा बुद्ध से लेकर गांधी जैसे समाज सुधारकों द्वारा किया जाता रहा था, लेकिन उनको भी छुआछूत के इस भूत से मुक्ति पाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उदाहरण के लिए मंदिरों में अछूत जातियों के प्रवेश को लेकर काफ़ी कानून बनाए गए। उस सदस्य ने अपने ही सवाल का जवाब देने से पहले पूछा कि इन कानूनों का क्या फ़ायदा हुआ।
इन कानूनों के द्वारा 1 इंच भी छुआछूत कम नहीं हुई है। अगर भारत से छुआछूत के इस भूत या कलंक को दूर करना है तो करोड़ों करोड़ हिंदू जनता की मानसिकता को बदलना होगा। और महाशय, जब तक कि उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि छुआछूत दूर हो भी पाएगी। अब यह हिंदू समाज पर निर्भर है कि छुआछूत को किसी भी रूप में स्वीकार न करें। आज़ाद भारत में अछूत कही जाने वाली जातियों की स्थिति को लेकर घोर निराशा थी। ऐसे ही निराशा देश के दूसरे विशाल और असुरक्षित अल्पसंख्यक समूह मुसलमानों के भविष्य को लेकर भी थी। सन 1951 में भारत और पाकिस्तान का दौरा करते हुए इस्माइली पंथ के प्रभावशाली नेता आगा खान ने पाया कि सरहद के दोनों ओर, खासकर भारत में, मुसलमान आतंकित होकर भय में जी रहे हैं। खान ने जवाहरलाल नेहरू को मुसलमानों के मन में व्याप्त आतंक के बारे में लिखा, जो उन्होंने बहुत हद तक खुद भी महसूस किया था कि 5 या 10 सालों के भीतर देश में हिंदू महासभा की सरकार कायम हो सकती है, जो खुलेआम अपनी राजनीति और विदेश नीति में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को मिला लेने की बात करेगी। उस मुस्लिम नेता की राय में कोई हिंदू कट्टरपंथी पार्टी अगर एक बार सत्ता में आ गई तो वह कश्मीर से होकर पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को रोकने के लिए एटम बम का इस्तेमाल करेगी और उस देश को घुटनों के बल गिरने को मजबूर कर देगी। आगा खान ने इसकी तुलना अरब जगत में चल रहे संघर्षों से की, जहां, जैसा कि उन्होंने दावा किया, सूडान मिस्र से गुजरने वाली नील नदी की धारा को रोकने की तैयारी कर रहा था। आगा खान के दृष्टिकोण में एक हिंदू भारत मुस्लिम पाकिस्तान के लिए वैसा ही खतरा था जैसा ईसाई सूडान मुस्लिम मिस्र के लिए था। जैसा कि उसने लिखा था कि विनाश का एक वातावरण मुसलमानों पर उसी तरह एक खतरे के रूप में मंडरा रहा है जिस तरह का भय मिस्र के लोगों के मन में है। यह पत्र कम से कम 3 वजहों से उल्लेखनीय है। पहला, यह वर्तमान के उस सर्वव्याप्त भय का शुरुआती चित्रण था कि मुसलमानों पर दुनिया भर में जुल्म ढाया जा रहा है। दूसरा, पत्र के उस आसान आकलन की वजह से कि भारतीय मुसलमानों का कल्याण पाकिस्तान के कल्याण के साथ जुड़ा हुआ है। आखिरी और शायद ज़्यादा उल्लेखनीय, इस भविष्यवाणी को लेकर कि भारतीय गणराज्य 10 सालों के भीतर एक हिंदू राज्य बन जाएगा। आगा खान और आल्डोस हक्सले दोनों ही अपनी जगह पर सही और गलत भी थे। सही इसलिए कि वे सामाजिक पूर्वाग्रहों के संदर्भ में सही थे, जबकि गलत इसलिए थे कि वे चोटी के भारतीय नेताओं के इरादों को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए, क्योंकि सत्ता में आने वाले कुछ एक शासक वर्ग के लोग आज़ादी के बाद बहुसंख्यक जनता के अधिकारों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील थे। आज़ादी के एक दशक से भी ज़्यादा बीत जाने के बाद सन 1959 में लिखते हुए एक भारतीय संपादक ने, जो नेहरू की नीतियों के कटु विरोधी थे, उनकी 2 उपलब्धियों को रेखांकित किया। वे उपलब्धियां थीं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण और अछूत जातियों के लिए समान अधिकारों का प्रावधान। बंटवारे के बाद सक्रिय हुई प्रतिक्रियावादी शक्तियों के उफान को याद करते हुए संपादक ने लिखा कि अगर नेहरू ने जरा भी कमजोरी दिखाई होती तो ये ताकतें भारत को एक हिंदू राज्य में तब्दील कर चुकी होती, जिसमें अल्पसंख्यकों को जरा भी सुरक्षा और अधिकार हासिल नहीं हो पाता। इस बात का सदाबहार श्रेय भी नेहरू को ही जाता है कि उन्होंने अछूत जातियों को बराबरी का अधिकार देने पर जोर दिया, ताकि सार्वजनिक जीवन में और सरकारी क्रियाकलापों में भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था में मनुष्य की बराबरी को पूरी तरह कायम रखा जा सके। हालांकि यह भी सत्य है कि सार्वजनिक नीति और आम जनमानस के व्यवहार में फर्क बना रहा। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानून संविधान की किताबों तक ही सीमित रहे। मुसलमान और दलित वर्ग के अधिकांश लोग गरीबी और हाशिए पर ही जिंदगी जीते रहे। हिंसा की आशंका कभी दूर नहीं हो पाई। फिर भी देश की आज़ादी के रक्त रंजित इतिहास और पाकिस्तान द्वारा निरंतर उकसावे को देखते हुए यह कम बड़ी बात नहीं थी कि भारतीय सरकार ने आस्था और राज्य के साथ मिश्रित नहीं होने दिया। इसके साथ ही आमतौर पर सामाजिक संस्थाओं के लचीलेपन और खासकर के जाति के प्राचीन और दैवीय इतिहास को देखते हुए यह भी उल्लेखनीय है कि जाति प्रथा में भी जरूर भरसक बदलाव आया। छुआछूत को दूर करने में हुई प्रगति या सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात जरूर असमान रही या इसके बेचैन सुधारकों के हिसाब से जरूर धीमी रही, लेकिन फिर भी भारत की आज़ादी के पहले 17 सालों में शायद उतनी प्रगति तो जरूर हुई जितनी इससे पहले की 17 शताब्दियों में नहीं हुई थी। तो यह था भारत गांधी के बाद का अंतिम भाग। आशा करता हूँ
आपको यह पुस्तक अच्छी लगी होगी और मेरा वाचन भी पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।